हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हम वीडियो सीरीज डिस्कस चल रहा है, जिसमें हम संडे संडे को क्या करते हैं, यूपीएससी की जो प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर है उसको हम डिस्कस करते हैं, जो कि 27 ईयर में पूछे गए। यानी कि 1995 से लेकर के जो 2021 तक में जो यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछा है, उसको हम हर वीक में यानी कि हर संडे को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने एशियंट, मिडिवल और मॉडर्न इन तीनों को कंप्लीट कर लिया। अभी हमारा चल रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, जिसमें आज हमारा फोर्थ लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम 2001 से लेकर के 2003 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि यूपीएससी ने डायरेक्ट प्रीलिम्स में कहाँ से पूछा था, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछा है। क्योंकि हमारे ये वीडियो सीरीज है, जो हमारा 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर डिस्कशन वाला जो सीरीज चलता है, वो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे 5 यूनिट में डिवाइडेड है। पहला यूनिट था हमारा हिस्ट्री का, जिसमें हमने एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न कंप्लीट किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एशियंट कंप्लीट था हमारा, मिडिवल भी कंप्लीट कर रखा है, मॉडर्न भी कंप्लीट कर रहा है, और अभी हमारा ये वाला इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा है। जैसे ही हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम यूनिट सेकेंड स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा पॉलिटी। पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी, और जियोग्राफी कंप्लीट होगा तब हम स्टार्ट करेंगे अपना इकोनॉमिक्स का। तो इस तरीके से हम पूरे 27 साल के यूपीएससी क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। और वीकली यानी कि जो अगर हम वर्किंग डे में बात करते हैं, जैसे मंडे से सैटरडे तक के बीच है, तो उसमें हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल की एनसीईआरटी, और इसके पैरेलल में क्या लेके चल रहे हैं, हम एम लक्ष्मीकांत की बुक लेकर के चल रहे हैं। जिसमें अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं, तो इसमें हमने क्लास 6 से लेकर के क्लास 11 की फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड बुक, फर्स्ट एंड सेकंड बुक ये दोनों कंप्लीट कर लिए, और अभी हमारा 12th क्लास का फर्स्ट बुक, जो कि हमारा कंटेम्प्रेरी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर डिस्कस कर लिया 6, यानी कि पहला चैप्टर हमने डिस्कस किया था 6 लेक्चर में, और अभी हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है, जो कि है हमारा बायोपोलैरिटी, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत। जैसे ही हमारा फर्स्ट बुक 12th क्लास का कंप्लीट हो जाएगा, तब हम एम लक्ष्मीकांत का जो पार्ट थर्ड है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सेकंड बुक को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हमारा वीडियो डिस्कशन अभी चल रहा। उसमें फिर हमने क्या है, जो हमारा एम लक्ष्मीकांत का जो हमने फर्स्ट और जो सेकंड पार्ट डिस्कस किया है, जो कि चैप्टर 1 से लेकर के 11 तक, और जो सेकंड पार्ट है चैप्टर 12 से लेकर के चैप्टर 16 तक है, विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ डिस्कस किया है, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। फिर इन दोनों पार्ट का आपको एक कंप्लीट टेस्ट मिल जाएगा, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। आज का जो पहला सवाल है, उसमें आपको ये बताना है कि आपके पास 4 इवेंट है। इनमें से बताना है कि किस इवेंट के बाद हंटर कमीशन की अपॉइंटमेंट की गई थी। ऑप्शन ए है आपके पास ब्लैक होल इंसिडेंट, ऑप्शन बी है जलियांवाला बाग मैक्सर, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी है 1857 का विद्रोह, और ऑप्शन डी है पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा इवेंट था, किस इवेंट के बाद हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया था। तो आंसर देखने से पहले आप पहले करेक्ट आंसर को क्या करें, या तो कमेंट बॉक्स में लिखे, या आपके पास जो भी सीट है जिसमें आप एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, तो उस सीट पे आप पहले अपने अकॉर्डिंग आंसर लगा लें। फिर देखिए कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। इससे ये होगा कि आपको ये पता चलता रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में जा रही है या नहीं, या किस वे में कहाँ आपकी कौन सी कमियां रह गई है। तो इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1999 को। इसी के बाद क्या था, हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया था। एक और हंटर कमीशन था जो कि सेपरेट था, जो लाया गया था 1882 से 1883 में। वो क्या था कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को इम्फेसिस करना था, यानी कि अगर हम बात करते हैं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर बल देना था। तो दो हंटर कमीशन थे। एक था आपका हंटर कमीशन जो कि 1882 में आया था, और 1883 तक ये क्या था, प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन को इसमें बल दिया गया था। और जो हमारा 19 जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो हंटर कमीशन आया था, वो कब आया था, एक आया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। कब, तो वो आया था 1919। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो मिलेगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो 1920 में अहमदाबाद सेशन जो हुआ था 1920 का, जिसमें अगर हम बात करते हैं कि आपको बताना है कि किस लीडर के द्वारा प्रपोजल को अडॉप्ट कर लिया था, यानी कि कंप्लीट एज अ गोल ऑफ कांग्रेस इन अहमदाबाद सेशन जो कि 1920 था, उसको कंप्लीटली अडॉप्ट कर लिया गया था। तो किस लीडर के द्वारा ये अडॉप्ट किया गया था बताना है। ऑप्शन ए है अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है हसरत मोहरानी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि हमारे महात्मा गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि हसरत मोहिनी। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं तो भारत की जितने भी जो प्रमुख राजनीतिक दल थे उनके समक्ष में क्या था, एक भाव के पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। यानी कि अहमदाबाद में आयोजित जो कांग्रेस 1921 में जो 36वें पार्टी का जो घोषणा पत्र था उसमें विस्तारण के माध्यम से क्या है कि प्रतिनिधित्व के बीच में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया था। एम.एन. रॉय और अबानी मुखर्जी द्वारा हस्तांतरित घोषणा पत्र में क्या है, ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी और कांग्रेस जो ब्रिटिश साम्राज्य के साथ सभी संबंध को तोड़ देगी और मजदूर वर्ग के लिए, किसान के लिए संघर्ष को पूर्ण समर्थन देगी। घोषणा को देश के अन्य हिस्सों में भी भेजा गया था। प्रतिनिधित्व और जो प्रतियोगिता को पर घोषणा के प्रभाव को इसी तथ्य से देखा जा सकता है कि कट्टरपंथी कांग्रेस मौलाना हसरत बुहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में एक प्रस्ताव पेश किया था। तो इसीलिए जो इसका आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस के बारे में। अगले क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, अभी जो आज जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं, 2001 से लेकर के 2003 तक के। तो ये क्वेश्चन 2001 में पूछा गया था। इसमें से बताना है कि किस पर्सन के द्वारा, यानी कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध जो चटगांव शस्त्रागार धाबी का आयोजन किया था, यानी कि किसके द्वारा चटगांव आर्मोरी रेड ऑर्गेनाइज किया गया था वो बताना। ऑप्शन ए है लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन बी है सूर्य सेन, ऑप्शन सी है जे.एम. सेनगुप्त और ऑप्शन डी है आपका गुटुकेश्वर दत्ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अगर हम बात करते हैं कि जो चटगांव आर्मोरी रेड हुआ था, कब हुआ था, अप्रैल 1930 में। तो वो किसके द्वारा किया गया था, सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। और इसमें कितने, तो 65 एक्टिविटीज और इन्वॉल्व थे और किसके अंडर में, तो बैनर ऑफ इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के अंदर। तो चटगांव ब्रांच जो था वो सूर्य सेन के द्वारा, यानी कि चटगांव ब्रांच में सूर्य सेन को अरेस्ट कर लिया गया था। कब, तो फरवरी 1933 में और जनवरी 1934 में उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। और ये रहा आपका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2001 का ही क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग एक लंदन शाखा की स्थापना जो कि 1908 में की गई थी वो किसके प्रेसिडेंसी में किया गया था। ऑप्शन ए है आगा खान, ऑप्शन बी है अमर अली, ऑप्शन सी है आपके पास यानी कि लिकायत अली खान और ऑप्शन डी है आपके पास M.A. जिन्ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि अमीर अली। सैयद अमीर अली के द्वारा ही स्टेब्लिश किया गया था ब्रांच ऑफ लीग, कहाँ पे, लंदन के अंदर। कब, तो 1908 में। और इन्हीं के द्वारा सपोर्ट दिया गया था सेम ऑब्जेक्टिव को। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के। अगले क्वेश्चंस में ये पूछा गया है कि नीचे आपके पास 4 लीटर दिए गए, इन चारों लीटर में से आपको ये बताना है कि इन 4 लीटर में से किस प्रेसिडेंट के द्वारा ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1939 के, मतलब किस प्रेसिडेंट के द्वारा ऑल इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो कि 1939 में हुआ था वो प्रेसिडेंट थे। यानी कि अगर इन शॉर्ट आप समझिए कि 1939 में जो ऑल इंडिया स्टेट पब्लिक कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे। ऑप्शन ए है आपके पास जयशंकर नारायण, ऑप्शन बी है शेख अब्दुल्ला, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा
वो मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ऑल इंडिया स्टेट पब्लिक कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, जो कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था भारत के अंदर जब ब्रिटिश राज था, तो इसका जो पहला सेशन था वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? वो मुंबई के अंदर दिसंबर 1927 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसके प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। कब से कब तक? तो 1935 से लेकर के 1947 तक। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास क्या है? सेपरेट ऑफ स्वदेशी के रिगार्डिंग में आपके पास कुछ 4 स्टेटमेंट है। इन चारों स्टेटमेंट में से ये बताना है कि नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ये सवाल पूछा गया था 2002 में। यानी कि स्वदेशी की भावना के साथ भारत में चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन की जो अवधि के संदर्भ में 4 स्टेटमेंट दिए गए, उन चारों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी कि सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट कहता है, यानी कि कह सकते हैं कि आपका पहला जो ऑप्शन है वो ये कहता है कि लिकायत हुसैन ने अपने अदालत में बड़ी साल के मुस्लिम किसानों का नेतृत्व किया था। ऑप्शन बी है कि 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन सी है आपके पास बंगाल नेशनल कांग्रेस यानी कि कॉलेज की स्थापना 1906 में किया गया था अरविंदो के प्रिंसिपल के रूप में। और ऑप्शन डी है आपके पास कि टैगोर ने आत्मशक्ति के पंथ का क्या है प्रचार किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनर्स्थापन। तो इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए। यानी कि अगर हम बात करते हैं लिकायत हुसैन ने अपने आंदोलन में बर्सिल के मुसलमानी किसानों का जो नेतृत्व किया गया वाला जो स्टेटमेंट है, आपका जो ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। क्यों? वो इसीलिए गलत है क्योंकि लिकायत हुसैन के किसान के बारिशल आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। बारिशल आंदोलन सविज्ञा आंदोलन यानी कि सबनेस अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही नमक तोड़ने के लिए था। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन ए है पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है? इनकरेक्ट। और उसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा सही क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इसमें भी आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। किसके रिगार्डिंग में? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रिगार्डिंग में। तो पहला स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन है आपके पास हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी और उग्रवादी अरार आंदोलन शुरू करने वाले नेता में से एक थे। दूसरा है यानी कि ऑप्शन बी है आपके पास जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो सैयद अहमद खान इसके विरोध में थे। तीसरा स्टेटमेंट है या तीसरा ऑप्शन कह सकते हैं, तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और पृथक निर्वाचन मंडलों को जोरदार यानी कि जोरदार विरोध किया था। बी है आपके पास कि मौलाना अब्दुल्ला और मौलाना ओबेदुल्ला की संधि उन लोगों में से एक थी जिन्होंने काबुल में भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी। तो इनमें बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट में से या 4 ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है यानी कि नॉट करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है ऑप्शन सी। का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अगर हम बात करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कि फाउंडेड हुआ था ढाका के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे कहाँ है? तो बांग्लादेश के अंदर में। और वो उस टाइम पे क्या था? बंगाल प्रेसिडेंसी में था 1906 में। इसने पूरा सपोर्ट किया था बंगाल के पार्टीशंस का और क्रिएट मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स आफ्टर पार्टीशंस ऑफ द प्रोविंस। यानी कि इसने प्रांतीय विभाजन के बाद बहुसंख्यक मुसलमानों को बनाने के लिए बंगाल के विभाजन का समर्थन भी किया था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, यानी कि जब भारत का विभाजन हो रहा था तो उस टाइम पे बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। ऑप्शन ए है सी गोपालाचारी, ऑप्शन बी है जेपी कृपलानी, और ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी यानी कि जेपी कृपलानी। अगर हम बात करते हैं कि जब भारत का पार्टीशन हुआ था यानी कि हमें याद पता है कि 14 और 15
अगस्त को 1947 में दो नेशंस आजाद हुआ था। एक था इंडिया, और इंडिया का ही पार्टीशन करके एक वेस्टर्न पाकिस्तान पाकिस्तान और एक ईस्टर्न पाकिस्तान ईस्टर्न पाकिस्तान। तो उस टाइम पे जो, अगर हम कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो आचार्य जेपी कृपलानी। और और वो भी कब, ये कब कर, नवंबर 1946 से लेकर के नवंबर यानी कि दिसंबर 1947 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। 1946 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था वो कहाँ यानी कि ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये किया गया था मेरठ में। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके पास आपके पास दो कॉलम है, एक में आपके पर्सन्स के नाम है, दूसरा आपके पास इवेंट के नाम है। तो इनको आपको करेक्टली मैच करना है। तो पहले की साइड है मैकडोनाल्ड, बी है आपका लिंथिगो, तीसरा है डलहौजी और चौथा है आपका क्लेम्सफोर्ड। फर्स्ट की बात करते हैं यानी कि इवेंट की बात करते हैं, तो डॉक्टरेट ऑफ कोलैप्स, दूसरा हमारा केम्यूअल अवार्ड, तीसरा हमारा अगस्त ऑफर और चौथा हमारा डायरची यानी कि द्वैध शासन। तो इसको आपको क्या करना है, करेक्टली मैच करना है। ऑप्शन ए है ए का 3 से, बी का 2 से, सी का 1 से, डी का 4 से। ऑप्शन बी है ए का 3 से, बी का 2 से, सी का 4 से, डी का 1 से। ऑप्शन सी है आपके पास ए का 2 से, बी का 3 से, सी का 1 से, डी का 4 से। और ऑप्शन डी है ए का 2 से, बी का 3 से, सी का 4 से, डी का 1 से। तो इसको आपको करेक्टली मैच करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी इज करेक्टली मैच। कैसे, कि अगर हम बात करते हैं सांप्रदायिक पुरस्कार के बारे में, इसकी घोषणा कब की गई थी, तो इसकी घोषणा की गई थी 1932 में। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे पीएम रामसे एमसी रोनाल्ड, इन अगस्त 1932। अगर हम बात करते हैं अगस्त ऑफर की, तो ये कब था, 1940 अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ कोलैप्स। डलहौजी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, अगर डलहौजी के लिए बात करते हैं, तो डलहौजी ने क्या किया था, सतारा, जैसे कि आपका सतारा हो गया, जैतपुर हो गया, संभालपुर हो गया, उदयपुर हो गया, झांसी हो गया, नागपुर हो गया और अवध हो गया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्ट 1990 को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि जिसमें आपका द्वैत शासन यानी कि दो शासन रखे गए थे। द्वैत शासन का अर्थ होता है दो शासन की शुरुआत की गई थी, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो मिलेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसके पास भी आपके पास चार स्टेटमेंट है। ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट स्ट्रगल, खुदाई, खदीव, मतगार्स, जिसको और किस नाम से जानते हैं, रेड शर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें बताना है कि करेक्ट यानी कि ये आगाहन किसके द्वारा किया गया था, या जो जाना जाता है ये यानी कि अगर बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खुदाई, ठीक है, फिर आपका खदीम तगारो, जिन्हें रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा ये आगाह किया गया था। ऑप्शन ए है आपके पास अफगानिस्तान के साथ उत्तर पश्चिम में पुख्तून आदिवासी क्षेत्र का संघ था ये। ऑप्शन बी है कि औपनिवेशिक शासकों को आतंकित करने के लिए और अंत में बाहर करने के लिए आतंकवादी रणनीति और एक तरीका को अपनाया गया था। ऑप्शन बी सी है आपके पास कि राजनीतिक और सामाजिक सुधारों के लिए कम्युनिस्ट का क्रांतिकारी विचारधारा को अपनाया गया था। ऑप्शन डी है कि पठान क्षेत्र राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के खिलाफ में संघर्ष में शामिल थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी। तो राइट आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन डी। क्यों, अगर हम बात करते हैं खदाई, खदीम तारगार खान, गफ्फर खान, जिसे हम सीताम गांधी द्वारा क्या है आयोजित किया गया था। खुदाई खरीम तगार का जो शापथ यानी कि जो हम उसकी मीनिंग की बात करते हैं, तो वो क्या है, ईश्वर के सेवक। और उत्तर पश्चिम सीमांत के प्रांत में बात करते हैं, तो पश्तूनों, जिन्हें पठान, पख्तून या अफगान भी कहा जाता था, द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ में अहिंसा स्वतंत्रता साम्राज्य में प्रतिनिधित्व किया गया था। तो इसीलिए जो आपको इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपके पास दो स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट आपका एस्ट्रेशंस यानी कि अभिकथन के फॉर्म में है और दूसरा स्टेटमेंट आपके पास रीजन के फॉर्म में है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं एस्ट्रेशंस, पहला स्ट्रेट यानी कि एस्ट्रेशंस कहता है कि 1930 के दशक में की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रवादी जो कांग्रेस में श्रम भागीदारी का एक प्रभाव कमजोर था, यानी कि कमजोर वर्ग था। इसका कारण बताया जा रहा है कि श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी मानते थे। तो ऑप्शन ए है आपके पास कि जो हमारा ए है वो आर का सही, यानी कि ए और आर दोनों सही है, एस्ट्रेशंस और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है वो एक्सलेशंस यानी कि अभिकथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है आर सही है। इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि हमारा एस्ट्रेशंस यानी कि अभिकथन भी सही है और उसका कारण भी गलत है। अगर बात करते हैं कि श्रमिक नेता साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे और उन्हें बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी माना जाता था, इसीलिए भारतीय राष्ट्रवादी उभर के उनके भागीदारी में सीमित ही रह गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको ये बताना है कि भारत की विभाजन से बचने का जो अंतिम अवसर था कि अस्वीकृति के साथ खो गया। यानी कि आपको ये बताना है कि आपके पास 4 पर्सन्स के नाम है, तो किस पर्सन्स के वजह से जो हमारा पार्टीशंस ऑफ इंडिया था, यानी कि जो लास्ट अपॉर्चुनिटी था अवॉइड, कि हम भारत का जो पार्टीशन है उसको अवॉइड कर सके, उसके फैसले के साथ, उसके रिजेक्शंस के साथ वो खो गया। ऑप्शन ए है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी है गोपालाचारी फॉर्मूला, ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन, ऑप्शन डी है वेबले योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि कैबिनेट कैबिनेट मिशन 1946 में आंतरिक सरकार के गठन के साथ भारत के विभाजन को टालने का एक अंतिम अवसर था, लेकिन मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में से 78 में से 73 सीटें जीतने के बावजूद योजना को खारिज कर दिया। वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में शामिल नहीं हुए थे। तो ये एक पहला ऐसा घटना था जिसके वजह से क्या है, तो लास्ट अपॉर्चुनिटी था कि हम पार्टीशंस को अवॉइड कर सके, ये हमने अपना जो ऑप्शंस था उसको लॉस्ट कर दिया। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपके पास क्या है बताना है कि भारत के संविधान का जो मौजूदा तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य, ऑप्शन ए है नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जितने भी जो संविधान सभा के जो मेंबर थे वो नॉमिनेटेड किए गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट से। दूसरा स्टेटमेंट है कि नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल, यानी कि संविधान सभा के, भारत के जो संविधान सभा की जो मौजूदा तैयार करने वाले जितने भी जो सदस्य थे वो गवर्नर जनरल के द्वारा नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन सी है इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द वेरियस प्रोविंस, यानी कि जितने भी जो प्रोविंस थे, क्षेत्र थे, उन सबसे लेजिस्लेटिव असेंबली चुन करके आए थे। और ऑप्शन डी है कि इलेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और मुस्लिम लीग से वो चुन के आए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। भारत के संविधान का जो मौजूदा तैयार करने वाले जितने भी सदस्य थे वे कहाँ से थे, तो वो इलेक्टेड थे लेजिस्लेटिव असेंबली और जितने भी जो प्रोविंस थे वहां से। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें बताना है कि 1946 में जो इंटरिम कैबिनेट फॉर्म हुआ था वो किसके नेतृत्व में, यानी कि इसके हेड कौन थे। ऑप्शन ए है आपके पास राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है गोपालाचारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जवाहरलाल। कैबिनेट मिशन यानी कि कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था
वो उनके अनुसार 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ये 2003 में पूछा गया था। तो ये पूछा गया है कि बारडोली डोली जो सत्याग्रह था जो कि 1928 में हुआ था, तो इसके नेता कौन थे? ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है विट्ठल भाई जे पटेल और ऑप्शन सी है आपके पास महादेव देसाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात राज्य में जो कि 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और बारडोली की जो बात करते हैं कि महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो यही एक वो सत्याग्रह था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसकी संज्ञा मिली थी? तो सरदार का टाइटल मिला था। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दो स्टेटमेंट है, एक आपका एस्ट्रेशन यानी कि अभिकथन के फॉर्म में और दूसरा उसके रीजन के फॉर्म। तो बताना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन यानी कि अब बात करते हैं अभिकथन के बारे में, वो ये कहता है कि 1960 में मौलाना मोहम्मद अली और अबुल कलाम आजाद ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था। और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि विधानसभा के जो सभी भारतीय सदस्य द्वारा विरोध किए गए जाने के बाद बावजूद रॉलेट अधिनियम सरकार द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन है आपके पास कि हमारा ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही है, और जो आर है यानी कि जो रीजन है वो एस्ट्रेशंस की सही एक्सप्लेनेशन करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो हमारा आर यानी कि जो रीजन है वो एस्ट्रेशन यानी कि अभिकथन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है आर गलत है, और ऑप्शन डी है आर गलत है ए सॉरी ए सही है आर गलत है। मतलब ए गलत है आर सही है, और ऑप्शन सी है कि ए सही है आर गलत। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि हमारा ए गलत है कारण सही। ये इसलिए गलत है कि रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित किया गया था, पास हुआ था। इस अधिनियम ने सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे और अदालत में सजा की कैद करने के लिए अधिकृत किया गया था, जिसमें कहा जाता है जो रॉलेट एक्ट था उसमें ना वकील ना दलील यानी कि बिना वकील और बिना किसी दलील के भी किसी को भी जेल में उठा के डाला जा सकता है। तो मौलाना अगर हम बात करते हैं मौलाना यानी कि मौलाना मोहम्मद अली और बात करते हैं अब्दुल कलाम आजाद ने इसी वजह से लेजिस्लेटिव काउंसिल से 1919 में क्या है इस्तीफा दे दिया था। यानी कि खिलाफत मूवमेंट और उनके द्वारा ये क्या है इस्तीफा दे दिया गया। खिलाफत आंदोलन के दौरान विधान परिषद के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इसमें भी आपसे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इसमें आपके पास इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से के रिगार्डिंग में आपके पास चार स्टेटमेंट है। चार स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यानी कि करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट है रॉलेट एक्ट ने लोकप्रिय क्रोध की लहर पैदा की और जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किया। यानी कि जैसे ही रॉलेट एक्ट आया तो उसके बाद हमें क्या है एक जलियांवाला बाग हत्याकांड का रीजन एक रॉलेट एक्ट माना गया है, ये क्या है यानी कि स्टेटमेंट पहले में यही कहा जा रहा है। दूसरे में ये कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। ऑप्शन सी है भगत सिंह के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन सोशलिस्ट के स्थापक में से एक थे। और डी है आपके पास 1931 में कराची में कांग्रेस अधिवेशन ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। तो इसमें बताना है कि करेक्ट यानी कि नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि इसका अगर हम मेन रीजंस की बात करते हैं तो 1931 में जो कांग्रेस सेशन हुआ था कराची के अंदर वो अपोज किया गया था यानी कि गांधी एरविन पैक्ट को। और ये इसके जो प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिसाइड ओवर द किए गए थे वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, यानी कि इसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे सरदार वल्लभ भाई
पटेल थे। तो इसीलिए हमारा जो चौथा स्टेटमेंट है वो है गलत और राइट आंसर भी हमारा है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2003 में पूछा गया था। इसमें बताना है कि 1940 जो क्रिप्स आया था उसका एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था। ऑप्शन ए है कि भारत के लिए स्वायत्तता की किसी भी डिग्री पर विचार करने की शर्त के रूप में सभी भारतीयों को राज्य को भारतीय संघ में शामिल होना चाहिए। दूसरा है कि विश्व युद्ध के अंत के तुरंत बाद ही डोमिनियन स्थिति के साथ एक भारतीय संघ का निर्माण होगा। तीसरा है आपके पास कि युद्ध के बाद भारत को पूर्ण संप्रभुता स्थिति के साथ स्वतंत्र प्राप्त यानी कि प्रदान की जाएगी। इस प्रदान करने की शर्त के रूप में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में भारतीय लोगों के और समुदाय के राजनीतिक दलों को सक्रिय भागीदारी और सहयोग चाहते थे। और ऑप्शन डी है आपके पास पूरे भारत संघ के लिए संविधान का निर्माण, किसी भी प्रांत के लिए कोई भी अलग संविधान नहीं होगा और सभी प्रांतों द्वारा स्वीकार किए जाने वाले संघीय संविधान के होंगे। तो इनमें से बताना है कौन सा है आपका करेक्ट आंसर है। तो और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन डी इसमें इसीलिए गलत है क्योंकि कोई भी प्रांत जो संघ में शामिल नहीं होना चाहता है उसका एक अलग संविधान हो सकता है और एक अलग संघ बन सकता है। क्रिप्स मिशन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक भारतीय संघ को प्रभुत्व का दर्जा देना प्रदान करता था और जो राष्ट्रीय मंडल के साथ हम बात करते हैं अपने संबंध तय करने और संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों में भाग लेने की भी स्वतंत्रता होगी। लेकिन जो हमारा ऑप्शन डी है वो क्या है, वो गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब बात करते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताना है कि जब कांग्रेस नेताओं ने मुंटोको चैम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की तो कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़ दी। ऑप्शन यानी कि किन पार्टियों ने, जो बात करते हैं नरमपंथी ने पार्टी छोड़ दी थी। ऑप्शन ए है स्वराज पार्टी, ऑप्शन बी है इंडियन फ्रीडम पार्टी, ऑप्शन सी है इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है इंडियन लीगल फेडरेशन। तो जो करेक्ट आंसर है वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी यानी कि इंडियन लिबरल फेडरेशन। जब कांग्रेस नेता ने मोंटेगो चेल्सफोर्ड रिपोर्ट जो कि जुलाई 1980 में आया था 18 में आया था की निंदा की तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कई नरमपंथी ने 1919 में इंडियन लिबरल फेडरेशन बनाने के लिए पार्टी भी छोड़ दी थी। अगर हम इसके एक नोट की बात करते हैं तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिपोर्ट का विरोध करते हुए कांग्रेस छोड़ दिया था और 1980 में कांग्रेस के बम्बई सशस्त्र में भाग लेने से भी इनकार कर दिया था। उसके बाद इंडियन लिबरल फेडरेशन नाम से एक अलग पार्टी का गठन, तो इसीलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। इसमें हमने 2001 से लेकर के 2003 तक की यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया। नेक्स्ट संडे हम 2004 से लेकर के 2006 तक की यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करेंगे और जैसे ही हमारा हिस्ट्री टॉपिक कंप्लीट होगा तब हम अपना पॉलिटी का जो यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर है उसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर एंड जय हिंद।